हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 यानी कि टिश्यू के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, यानी कि आपको बताना है कि जो नर्वस टिश्यू है वो इनमें से किसमें प्रेजेंट नहीं होता है। आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है ब्रेन, सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड है टेंडॉन एंड फोर्थ है नर्व्स, यानी कि इनमें से किसके पास जो है नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप अपने ऑप्शन को देखेंगे और अपने आंसर को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आपके पास आता है वो है सी, यानी टेंडॉन्स, यानी कि टेंडॉन्स में क्या है, नर्व टिश्यू प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पे जो ब्रेन है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जो तीनों ही किससे कनेक्टेड है, वो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया है, नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन, यानी जो नर्व सेल्स होती हैं वो इनमें से क्या चीज कंटेन नहीं करती हैं। सबसे पहला है एक्सॉन, सेकंड है नर्व एंडिंग्स, थर्ड है टेंडॉन्स एंड लास्ट है डेंड्राइट्स। तो इसमें से इसका जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी टेंडॉन। यानी टेंडॉन कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, नर्व सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, आपके पास तीन और ऑप्शन दिए गए हैं। तीन और ऑप्शन में आपको बताया गया है कि जो नर्व सेल्स है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, यानी एक्सॉन प्रेजेंट होगा, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होंगे और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। तो यानी एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। एक तो आपको पता चलेगा कि जो टेंडॉन्स है वो क्या है, नर्व सेल से रिलेटेड नहीं है। दूसरा आपको पता चलेगा कि जो नर्व सेल्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी आपको तीन पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने पार्ट्स होते हैं। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया है, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फटीग इज, यानी कि आपको बताने कि इनमें से कौन सा टिश्यू है जो थ्रू आउट लाइफ यानी पूरी जिंदगी में बिना थके काम करता है, यानी कंटिन्यूसली वो काम करता रहता है। कब, पूरी लाइफ में। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स है, सेकंड कार्डियक मसल्स है, थर्ड स्मूथ मसल्स है एंड फोर्थ वॉलेंट्री मसल्स है। अब आप जब आपने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा टिश्यू है जो क्या होता है, जो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, यानी वो कभी भी ब्रेक नहीं लेता है। तो इनमें से जो आप अपने ऑप्शन देखेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आया वो आया बी, यानी कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब जो हार्ट होता है, हार्ट का जो फंक्शन है वो क्या है, ब्लड को पंप करना। तो हार्ट, जब भी आप देखते अपनी हार्ट बीट को सुनते हैं तो हार्ट बीट क्या कंटिन्यूसली रहती है जब तक कि जो इंसान है या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है। तो हार्ट क्या करेगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता रहेगा। इसीलिए आप अपनी जो हार्ट बीट होती है उसे कंटिन्यूसली सुन पाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी कि आपको इन सेल्स में से बताना है कि इन सेल्स में से कौन सी सेल्स हैं जो कि कार्टिलेजिनस टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो आपके पास ऑप्शन है मास्ट सेल, सेकेंड है बेसोफिल, थर्ड है ओस्टियोसाइट एंड लास्ट है कॉन्ड्रियोसाइट। इसका जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज डी, यानी कॉन्ड्रोसाइट्स। इसमें आप देखेंगे जो मास्ट सेल और बेसोफिल है ये दोनों किससे रिलेटेड है, ये डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है। मास्ट सेल और बेसोफिल दोनों ही क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प प्रोवाइड करती हैं। यदि मास्ट सेल की बात की जाए तो मास्ट सेल क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि हमारा, जैसे हमारे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई पैथोजन आ गया या कोई माइक्रोब्स आ गया, तो जो मास्ट सेल्स होती है वो क्या करती है, वहां पे दो फंक्शन को करती हैं। तो मास्ट सेल क्या होती है, वहां पे दो फंक्शन को करती हैं।
उसमें से जो पहला फंक्शन होता है वो जो ब्लड वेसल्स होती है यानी वैसोडाइलेशन करती हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें क्या करती हैं, ऐसे मोटा कर देती हैं यानी फुला देती हैं। नॉर्मल कैसे थी, नॉर्मल माना ऐसी थी, उन्होंने क्या किया, इस मास्ट सेल ने क्या किया कि जो ब्लड वेसल्स थी यानी वैसोडाइलेशन कर दिया, ब्लड वेसल्स को फुला दिया। अब जब फुला देगा तो क्या होगा कि इस जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा। इस प्रेशर के थ्रू क्या होगा, यहाँ से जो माइक्रोब्स होगा उसकी एग्जिट हो जाएगी यानी माइक्रोब्स बाहर निकल जाएगा। सेकेंड जो फंक्शन क्या करता है, जो विंड पाइप होता है यानी जो ब्रोंकाई होता है उसे क्या कर देती है, सिकोड़ देती है यानी कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। तो ये जो फंक्शन होता है इस फंक्शन के थ्रू क्या होता है, जो पैथोजन होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कोई जो हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं यानी कि जो धूल के संपर्क में जाते हैं तो क्या होता है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब किसी का इम्यून सिस्टम बहुत हाईली सेंसिटिव हो जाए तो वो क्या करता है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में तो मास्ट सेल ने क्या किया, पैथोजन को रिमूव करने के लिए दो फंक्शन किए, वैसोडाइलेशन किया और ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कॉन्ट्रैक्शन किया। ये नॉर्मल था जब क्या था, जबकि पैथोजन को रिमूव करना था। बट जब क्या हुआ, जैसे कोई धूल के कण आ जाते हैं तो धूल के कणों में जरूरी नहीं है कि मास्ट सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जो धूल के कण होते हैं वो नॉर्मली म्यूकस के थ्रू स्टमक में जाते हैं, वहां से रिमूव हो जाते हैं। तो जिसका इम्यून सिस्टम हाईली सेंसिटिव होता है वहां पे क्या होती है कि मास्ट सेल्स उन धूल के कणों को भी एज अ पैथोजन क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। यानी कि मास्ट सेल को लगता है कि ये क्या है, पैथोजन है, और वो क्या करती है, सेम वही जो दो फंक्शन थे वो रिपीट करने लगती है। क्या होता है, वैसोडाइलेशन एंड जो ब्रोंकाई होती है ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी ब्रोंकाई क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो इनहेल करने में इंसान को प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब विंड पाइप की जो चौड़ाई होगी वो कम होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसे हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। एलर्जी कब होती है, जैसे कोई धूल के संपर्क में जाने से किसी को एलर्जी हो रही है, रेस्पिरेटरी डिजीज होने लग जाती है जिसे हम अस्थमा कहते हैं। तो वो कब कॉज होता है, जब किसी का इम्यून सिस्टम हाईली एक्टिव हो जाता है। तो और मास्ट सेल और बेसोफिल दोनों किसका पार्ट बताया मैंने, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के पार्ट्स होते हैं। तो आप दोनों क्वेश्चन को नोट करेंगे और उसके आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा गया है द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फ्लोएम की बात हो रही है। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम प्लांट टिश्यू है, और कौन सा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। और परमानेंट टिश्यू में कौन सा है, एक तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। तो फ्लोएम किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, यानी कि ये क्या है, प्लांट टिश्यू है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फ्लोएम, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो जो मैंने बताया जो फ्लोएम के जो टिश्यू होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की सेल से बने हुए थे। उनमें से कुछ सेल्स क्या होती है, लिविंग होती हैं, कुछ डेड होती हैं। तो आपको बताना है कि द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, जो डेड एलिमेंट होते हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज कंपेनियन सेल्स, सेकेंड इज फ्लोएम फाइबर, थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड लास्ट है सीव ट्यूब्स। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताने हैं कि इनमें से कौन सी डेड सेल्स है। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर है, आंसर आपका बी है यानी फ्लोएम फाइबर है। अब आप कैसे इंडिकेट करेंगे कि कोई सेल्स डेड है या लिविंग है, जब भी फाइबर वर्ड आता है तो फाइबर से क्या होती है, फाइबर क्या होता है, फाइबर आपको रेशे नुमा संरचना आपके माइंड में आती है। ऐसे रेशे जो बहुत हार्ड होते हैं और टफ होते हैं, टफ एंड रफ होते हैं, तो वो क्या आएंगे, वो डेड सेल्स में आएंगे। तो आपको पता चला जो फ्लोएम फाइबर है वो क्या है, डेड है। और बाकी जैसे पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग सेल है। पैरेन्काइमा का फंक्शन मैंने आपको बताया था, पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है। वैसे ही सीव ट्यूब्स और जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो कंडक्शन में हेल्प करती हैं। तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, यानी एक लंबे ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट है। द टिश्यू दैट हैज इन द साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस इज, यानी यहाँ पे आपको क्या बताया गया, एक बहुत लंबा ट्री है
और वहाँ पे किसका कंडक्शन हो रहा है, वाटर का कंडक्शन हो रहा है या वाटर का परिवहन हो रहा है या फिर वाटर क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो किस जो टिश्यू है जिसकी हेल्प से यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है उस टिश्यू का आपने नाम बताना है। इन शॉर्ट आपने क्या करना है, आपने प्लांट में उस टिश्यू का नाम बताना है जो वाटर का कंडक्शन करता है या फिर जो वाटर का परिवहन करता है, पानी का परिवहन करता है। तो आपके पास ऑप्शन में है कॉलेनकाइमा, सेकंड है जाइलम पैरेन्काइमा, थर्ड है पैरेन्काइमा और लास्ट है जाइलम वेसल्स। तो इसका जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज डी यानी जाइलम वेसल्स में। तो जो वाटर का जो कंडक्शन होता है, वाटर का जो परिवहन होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। अब जाइलम क्या है, अलग अलग सेल से मिलके बना होता है। जैसे अभी हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ा कि फ्लोएम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलके बना होता है, वैसे ही जो जाइलम भी है वो अलग अलग प्रकार के सेल से बना होता है। तो आपके पास आया जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम वेसल्स, दो वर्ड आए आपके पास। तो जाइलम जो पैरेन्काइमा होता है, जब भी पैरेन्काइमा का नाम आता है तो पैरेन्काइमा से हमें समझना है यानी स्टोरेज वहाँ पे हो रहा है। तो जो पैरेन्काइमा है ये क्या है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यानी ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और जाइलम वेसल्स से क्या रही है, वेसल्स जैसे अब जब भी वेसल्स का नाम आता है तो आपने क्या याद रखना है, जैसे कि आपने घरों में पाइप देखोगे, जो वाटर के जो पाइप होते हैं तो वो क्या होते हैं, वेसल्स जैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। जब भी वेसल्स का नाम आता है तो हमने कंडक्शन यानी परिवहन को याद रखना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा डी यानी जाइलम वेसल्स। आप इन आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे पूछा गया है फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू, यानी जो प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो लचीलापन होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कभी आपने प्लांट की टहनी को ऐसे खींचा होगा या फिर आप उस पर लटक जाते हैं तो प्लांट की जो टहनी होती है वो ऐसे हो जाती है, जैसे ही आपने छोड़ा वो अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं ऑफ द प्लांट। तो जो प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस टिश्यू के थ्रू आती है। आपके पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कॉलेनकाइमा, सेकंड है स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड है पैरेन्काइमा और लास्ट है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा। तो इसका जो आंसर आपके पास आता है वो है ए यानी कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या है, यानी कॉलेनकाइमा क्या देगा, फ्लेक्सिबिलिटी को देगा। स्क्लेरेनकाइमा क्या देगा, सपोर्ट को देगा। पैरेन्काइमा क्या करेगा, स्टोरेज को देगा। और क्लोरेनकाइमा क्या करेगा, अब क्लोरेनकाइमा क्या है, पैरेन्काइमा का ही पार्ट है। जब हमने सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ा था तो हमने 3 प्रकार के टिश्यू पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। जो पैरेन्काइमा था, पैरेन्काइमा का हमने देखा कि ये स्टोरेज का काम करता है और इसके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा थोड़ा जो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है। कॉलेनकाइमा यानी कॉलेनकाइमा के बारे में जब हमने बात की तो हमने देखा कि जो कॉलेनकाइमा क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है प्लांट को, और इसमें क्या है, इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं है। लास्ट हमने स्क्लेरेनकाइमा देखा था, तो ये क्या करता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि ये क्या करेगा, प्लांट को स्टेबिलिटी देता है। पैरेन्काइमा के हमने 2 पार्ट देखे थे, एरेन्काइमा एंड क्लोरेनकाइमा। एरेन्काइमा में क्या था कि जो सेल्स थी, जैसे कि ये जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में एयर स्पेस ज्यादा है, जबकि पैरेन्काइमा कैसा हमने देखा था, पैरेन्काइमा हमने कुछ ऐसा देखा था, यानी इसके बीच में जो स्पेस है ये कम है, ये जो स्पेस है ये क्या है, ज्यादा है। तो ये है एरेन्काइमा और ये है पैरेन्काइमा। उसके बाद एक और टाइप देखा था पैरेन्काइमा का, वो है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में क्या था, क्लोरेनकाइमा भी सेम स्टोरेज का ही काम कर रहा है, बट क्लोरेनकाइमा में कौन क्या स्टोर हो रहा है, यानी क्लोरोफिल यहाँ पे स्टोर हो रहा है। जैसे कि इसके नाम ही जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे स्टोरेज जो क्लोरोफिल का हो रहा है। आपका आंसर है ए। के बाद नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको स्टेटमेंट दी गई होंगी और इन स्टेटमेंट में वहां पे एक बीच में खाली स्थान छोड़ा होगा, आपको सुटेबल वर्ड वहां पे फिल करना है। जिसमें सबसे पहली जो स्टेटमेंट आपके पास आती है वो है एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट at the growing tips of the stem and roots and increase the dash of the stem and the root। यानी कि
आपको यहाँ पे क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो एपिकल मेरिस्टेम की जो लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट में। यानी आपको बताया गया कि एपिकल मेरिस्टेम है और मेरिस्टेम से क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट है। अब ग्रोइंग टिप्स कौन सी होती है, शूट और रूट आपको बताई गई थी, यानी कि स्टेम हो गया और रूट हो गया। अब जब ये एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है तो ये क्या इंक्रीज करता है। आपको साथ साथ में ये भी बताया गया कि ये कुछ इंक्रीज कर रहा है, तो आपको यहाँ पे सुटेबल जो वर्ड है वो फिल करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है और वो क्या इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जब हमने टिश्यू की बात की थी तो हमने रूट और शूट टिप में कौन से टिश्यू को देखा था, एपिकल मेरिस्टेम को देखा था। अब एपिकल मेरिस्टेम किस प्रकार का टिश्यू है, ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू। यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जो परमानेंट टिश्यू में हमने देखा था, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कौन से पार्ट है, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है किस में आता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आता है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन से आते हैं, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा आता है। तो ये किसका पार्ट है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने 3 प्रकार के टिश्यू देखे थे, जिसमें हमने देखा था जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो रूट और शूट टिप में प्रेजेंट होता है। अब रूट और शूट टिप में जैसे कि यहाँ पे आपको पहले ही पता चल गया कि ग्रोइंग टिप्स पे है तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, क्या इंक्रीज करता है, ये लेंथ को इंक्रीज करता है। यानी कि लेंथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल मेरिस्टेम। और जो एपिकल मेरिस्टेम किस प्रकार का टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक प्रकार है जो एपिकल मेरिस्टेम होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट और शूट के टिप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आती है वो है सेकंड, इसमें है द डैश मेरिस्टेम हेल्प टू इंक्रीज द गिस्ट ऑफ द स्टेम और रूट। यानी कि यहाँ पे क्या है कि कोई एक ऐसे प्रकार का जो टिश्यू है जो स्टेम और रूट की मोटाई को बढ़ाता है। यानी कि ये यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही थी जो एपिकल मेरिस्टेम दे रहा था, और यहाँ पे गिस्ट इंक्रीज हो रही है, यानी जो स्टेम और रूट की मोटाई इंक्रीज हो रही है। तो वो कौन सा टिश्यू है जो कि क्या करता है, स्टेम और रूट की गिस्ट को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लेटरल। यानी कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो क्या करता है, गिस्ट को इंक्रीज करता है या मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने पढ़ा 2 प्रकार के टिश्यू आपके सामने आ गए हैं। ये जो दोनों प्रकार के टिश्यू हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार है। हमने 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि ये प्लांट की ग्रोथ करा रहा है, प्लांट जो बढ़ते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो हमने जो नेचर देखा था या जो उसका एक स्वभाव था वो क्या था, फास्ट ग्रोइंग सेल होती हैं। जब सेल्स ग्रो होंगे, जब सेल्स डिवाइड होंगी तब क्या होगा, प्लांट की हाइट बढ़ेगी। सेकेंड हमने जाना कि लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, आपने जब प्लांट्स की बात की, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, लेटरल मेरिस्टेम ऐसे आपने एक ये देखा, एक आपने ये देखा और एक आपने ये देखा। तो एपिकल ये क्या है, टिप है, शूट टिप। तो आपने देखा कि अलग अलग प्रकार के जो टिश्यू होते हैं, यानी कोई इलोंगेशन के लिए है, कोई मोटाई के लिए और कोई लंबाई के लिए है। तो लेटरल मेरिस्टेम में हमने क्या देखा, लेटरल मेरिस्टेम क्या करते हैं, जो प्लांट होती है, प्लांट के जो स्टेम और रूट होता है उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं। थर्ड प्रकार के जो हमने देखा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या हो रहा था, वो ब्रांचेस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा था। यानी जो आपने ये वाला देखा, जो आपने ये वाले डायग्राम देखा, तो आपने क्या देखा, जैसे कि ये एक प्लांट का क्या है, स्टेम यानी तना है। यहाँ पे आपको एक आपके जो बुक है वहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, क्योंकि यहाँ से क्या आ रही हैं, नई ब्रांचेस आ रही हैं। यानी कि आप किसी भी प्लांट को जब देखेंगे और जहाँ से उसकी एक नई ब्रांच यानी नई शाखा निकल रही है, तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। और किस प्रकार का मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपने किसके बारे में पढ़ा, अभी आपने जो सिंपल टिश्यू होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आती है वो है थर्ड,
द प्रोसेस बाय विच सेल्स टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड। यानी कि क्या होता है, कोई एक जो प्रोसेस जिसमें क्या होती है, कोई सेल्स होती है वो ग्रो करती है, यानी वो उसकी वृद्धि होती है, वो बढ़ती है, वो एक शेप लेती है, यानी एक क्या करती है, आकार लेती है, निश्चित आकार लेती है, और जो भी उसका फंक्शन होगा वो फंक्शन सुचारू रूप से करती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे कि आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन, यानी कि विशिष्टीकरण हो रहा है। कोई एक सेल है, नॉर्मल सेल थी, उसने क्या किया, ग्रोथ की और एक शेप एंड साइज को उसने लिया, उसके बाद जो उसका फंक्शन था, जो उसका कार्य था, उस कार्य को निपुणता से वो करने लगी। तो इस प्रोसेस को हमने कहा स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण कहा। इसी प्रकार से जो फोर्थ नंबर आपके पास आता है वो कह रहा है लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, जिसे अभी मैंने आपको बताया था, पैरेन्काइमा के दो प्रकार आपको बताए थे, एरेन्काइमा और फ्लोरेन्काइमा। तो ये क्या है, ये एरेन्काइमा की बात कर रहा है कि फिर कहते हैं कि लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा ऑफ एक्वेटिक प्लांट गिव्स डैश टू द प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट। यानी कि कोई एक प्लांट है, वो कौन सा प्लांट है, जो वाटर में रहता है, उसमें एक क्या है, पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, जिसमें क्या है, लार्ज एयर कैविटीज, यानी कि जो एयर कैविटीज क्या होती हैं कि बीच में जो रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है, यानी पैरेन्काइमा के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान है। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को हमने एरेन्काइमा कहा था। तो फिर क्या आता है, ये क्या करता है, ये प्लांट को डैश टू द प्लांट हेल्प देम टू फ्लोट, यानी कि ये क्या फंक्शन करता है, जिससे कि प्लांट फ्लोट करने लगते हैं। तो ये क्या देता है, प्लांट को बायंसी देता है, यानी उछाल देता है, जिससे जो प्लांट होते हैं वो क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। आप क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी अगला कथन। इसमें है कोलेनकाइमा इज अ डैश टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। यानी कोलेनकाइमा क्या है, एक टिश्यू है जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आपको बताना है कोलेनकाइमा किस प्रकार का टिश्यू है, आप में से कोई बता सकता है? जियाइसी, कुंडेला, खेत, आप में से कोई बता सकता है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कोलेनकाइमा किस प्रकार का टिश्यू है? आपको कितने प्रकार के बताए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताए हैं, और सिंपल परमानेंट टिश्यू बताए हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बताए हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा? चलिए, मैं आपको बताती हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आती है वो आती है 6। इसमें क्या है, द हस्क ऑफ द कोकोनट इज कंपोज्ड ऑफ डैश टिश्यू। यानी कि आपने ये कोकोनट देखा होगा, नारियल देखा, नारियल के बाहर आपने रेशे देखे होंगे जो बहुत रफ एंड टफ होते हैं। तो वो जो रेशे होते हैं वो किस टिश्यू से बने होते हैं, आपने उस टिश्यू का नाम बताना है। जब आपने चैप्टर में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि जो कोकोनट का जो हस्क होता है वो कौन से टिश्यू से बना होता है। चलिए, तो आपने इसका आंसर बताना है। यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है, ये डेड टिश्यू है, यानी स्क्लेरेनकाइमा जो आप नारियल में जो हस्क देखते हैं वो क्या है, डेड टिश्यू होता है, और जिसका नाम क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। तो नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आती है दैट इज 7। उसमें क्या है, 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड डैश सेल्स इनक्लोज द स्टोमेटा। यानी कि 2 किडनी के आकार की सेल्स होती हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो स्टोमेटा में प्रेजेंट होती हैं, यानी रंध्र में प्रेजेंट होती हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? अब आप क्या करेंगे, जो स्टोमेटा का जो डायग्राम होता है सबसे पहले आप उसे याद करेंगे कि उसका डायग्राम कैसा था। फिर आप देखेंगे कि जब आपने बहुत सारी उसमें सेल्स बनाई होंगी 2-3 प्रकार की, तो आप उसका नाम याद रखेंगे। आपने कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखा होगा, आपने कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखा, उसमें आपने फिर यहाँ पे भी कुछ और सेल्स देखी हैं। तो आपको बतानी है कि ये क्या है, ये जो किडनी शेप्ड है, नहीं, ये जो किडनी शेप की जो सेल्स होती हैं ये क्या है, इनका जो नाम है वो क्या है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा गार्ड सेल्स,
यानी कि आप इन्हें क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। और इनका शेप कैसा होता है, किडनी शेप। तो आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आती है वो है, यहाँ पे आपको बताया गया है सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड हैव अ केमिकल कॉल्ड डैश इन देयर वॉल्स दैट मेक देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। यानी जो सेल्स की जो कॉर्क होती हैं, जो बार्क होती है, आपने जो प्लांट देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके ट्रीज में आपने बाहर वो जो कॉर्क देखा होगा, जो बार्क होती है उसे, वो क्या होती है, वो डेड होती है। डेड होती है, जैसे कि आप क्या करते हैं, आप हाथ से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने चीड़ का पेड़ देखा होगा, आप सभी ने चीड़ के पेड़ को आप क्या करते हैं, बाहर से आप ऐसे उसे खींच के निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, वो डेड होता है। तो इन सेल्स में एक केमिकल होता है जो कि क्या करते हैं, इम्परवियस बनाता है गैसेस और वाटर के लिए। यानी कि ये जो डेड सेल्स होती है, ये जो डेड स्ट्रक्चर होता है जिसे आप निकाल सकते हैं, वो इम्परवियस होती है, यानी गैस और वाटर, यानी गैस और पानी उससे आर पार नहीं हो सकता है। और वो क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है। तो आपको वहां पे उस केमिकल का नाम बताना है कि वो जो केमिकल है वो कौन सा केमिकल है। आपको क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन ये है कि जो सेल्स होती हैं, जो कॉर्क होती हैं, यानी जो प्लांट होता है, जो ट्री होती है, उसके स्टेम पे आपने देखा होगा कि वो जो कॉर्क होता है, वो कॉर्क होता है जिसे आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो उस कॉर्क से पानी और जो गैस होता है उसका आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का केमिकल होता है। तो आपको उस केमिकल का नाम बताना है। उस केमिकल का नाम है सुबेरिन। उस केमिकल का क्या नाम है, सुबेरिन। यानी कि जो कॉर्क में क्या प्रेजेंट होती है, सुबेरिन प्रेजेंट होती है। और इसके प्रेजेंट से जो वाटर और गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सुबेरिन क्यों प्रेजेंट होता है। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं तो उनकी जो छाल होती है वहां पे सुबेरिन क्यों प्रेजेंट होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो सुबेरिन है ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, यानी ये वाटर के लॉस को रोकता है, यानी पानी की हानि को रोकता है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं कि वहां पे पानी कम होता है और उन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये जो कॉर्क होता है और यहाँ पे इसमें क्या होता है, सुबेरिन प्रेजेंट होता है। तो ये सुबेरिन क्या करेगा, पानी की हानि को रोकता है, इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सुबेरिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आती है वो है द डैश पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द डैश पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर। यानी आपको बताना है कि जो वाटर का जो कंडक्शन है वो कौन करता है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी प्रैक्टिस कर लिया है और वो क्या है, जाइलम है। जब भी वाटर के कंडक्शन की बात आती है या पानी के ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो हम किसके बारे में याद करते हैं, हम जाइलम के बारे में याद करते हैं। और जब भी फूड का परिवहन होगा तब क्या होगा, तब फ्लोएम के द्वारा होगा। जो जाइलम होता है, जाइलम न सिर्फ पानी का कंडक्शन करता है बल्कि वाटर का भी कंडक्शन करता है। यानी कि जाइलम किस किस का कंडक्शन करेगा, मिनरल्स प्लस वाटर का। अब मैंने आपको बताया था जो जाइलम होता है वो अलग अलग प्रकार की सेल से बना होता है। तो जो सेल्स क्या करती हैं, जो फूड को स्टोर करती हैं और पानी के कंडक्शन में हेल्प करती हैं, उसे जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। यानी यहाँ पे आपको याद रखेंगे पैरेन्काइमा। जब आपने जाइलम के बारे में पढ़ा तो जाइलम के आपने अलग अलग सेल्स का नाम पढ़ा था, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा भी एक आया था। तो जाइलम पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन हुआ, फूड को स्टोर करना और पानी का परिवहन करना। तो नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आती है वो है द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर कवर्ड विद डैश एपिथेलियम। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपको इसोफेगस का नाम दिया गया है और किसका नाम दिया गया है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। यानी जो इसोफेगस और हमारा जो माउथ होता है यानी अंदर से किससे कवर्ड होता है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया ये कहाँ का आया, ये जो एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन आपके पास आ गया है। यानी कि आपने बताना है कि जो हमारे इसोफेगस होती है, इसोफेगस क्या होता है, हमारी भोजन नलिका। तो जो हमारी भोजन नलिका और जो हमारे मुंह का जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो किस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, किस एपिथेलियम से कवर्ड होती है। इसे मैंने एपिथेलियम के आपको अलग अलग प्रकार बताए थे। एपिथेलियम के आपने 4 टाइप्स देखे थे और 4 टाइप्स किसके अकॉर्डिंग देखे थे,
लोकेशन के अकॉर्डिंग देखे थे और फंक्शन के अकॉर्डिंग देखे थे। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप में से कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा स्क्वैमस एपिथेलियम। यानी आपने एपिथेलियम के प्रकार पढ़े, उसमें से आपने एक प्रकार क्या पढ़ा? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ होता है? आपको ये दो ऑर्गन का नाम याद रखना है, दो लोकेशन याद रखनी है। एक तो इसोफेगस में होता है। इसोफेगस क्या होता है? भोजन नलिका होती है। जब आपने डाइजेशन के बारे में पढ़ा तो आपको पता है कि जो भोजन नलिका की जो लोकेशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। प्लस ये क्या होती है? जो आपका माउथ होता है, मुंह होता है, उसकी लाइनिंग होती है। यानी मैंने आपको बताया था, जब भी आपके दांत से आपका मुंह कट जाता है, अंदर की जो छोटा सा जो पार्ट कट जाता है, वो क्या कौन सा कटता है? वो स्क्वैमस एपिथेलियम कटती है। तो जब भी आपको कुछ चीज याद रखनी हो तो आप क्या करते हैं? आप डायरेक्टली अपने से रिलेट करके उसे याद रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आती है वो आती है ब्लड हैज अ फ्लूइड। फ्लूइड ये क्या है? लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड डैश इन विच रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी एंड व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी एंड आर सस्पेंडेड। यानी ब्लड में क्या है? एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, एक लिक्विड है। मैट्रिक्स क्या है? हैज अ फ्लूइड यानी लिक्विड मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट है। जिसमें क्या प्रेजेंट है आपको बताना है, इसमें क्या प्रेजेंट है? जिसमें जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है वो तैरती रहती है। यानी कि क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि जो ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो डब्ल्यूबीसी होती है और जो आरबीसी होती है वो दोनों तैरती रहती हैं। तो उस फ्लूइड का आपको नाम बताना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है? ब्लड सेल्स के बारे में जानना है कि ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की हमने बात की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी फ्लोट कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये फ्लोट कहाँ पे कर रहे हैं, यानी किस फ्लूइड में कर रहे हैं, उस फ्लूइड का आपको नाम बताना है। तो आप देखेंगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। यानी कि जो ब्लड सेल्स होती है वो प्लाज्मा में फ्लोट करती रहती हैं और प्लेटलेट्स में फ्लोट करती रहती हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आई वो है बोन सेल्स आर embedded in hard matrix that is composed of dash and dash component। यानी यहाँ पे क्या बताना है कि जो बोन्स होती है बोन किन किन कंपोनेंट से मिलके बनी हुई होती है। आपके पास दो यहाँ पे खाली जगह है, यानी आपको दो यहाँ पे कंपोनेंट के नाम बताने हैं जिनसे बोन बना होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यानी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से क्या होता है? बोन का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों ही चीजें इन्हें क्या देती हैं? ये दोनों चीजें इसे हार्ड बनाती हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आती है वो आती है 13, जिसमें है द सेल्स ऑफ डैश मस्कुलर टिश्यू आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। यानी आपको बताना है कि ये जो कौन सी सेल्स होती हैं जिसकी कौन सा टिश्यू है जिसकी जो सेल्स है सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है और यूनिन्यूक्लिएट है। तो यहाँ पे आप अपना आंसर बताएंगे। तो 13 का जो आपके पास आंसर आया वो आया स्ट्राइटेड। यानी स्ट्राइटेड मसल्स कैसी होती हैं? स्ट्राइटेड में सिलिंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो इसमें आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि जो डब्ल्यूबीसी और जो आरबीसी होती हैं वो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में तैरती हैं और जो बोन होता है वो दो कंपाउंड से मिलके बना होता है। वो कौन से हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हैं। थर्ड आपने जाना जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं, सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो क्लास आज आपने टिश्यू चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स को अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया। आई होप आपके जो भी कॉन्सेप्ट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।